नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में नारी शक्ति के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेता रेणु डाबला ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया जाए, जिसके साथ ही पार्टी का संकल्प है कि इस विधायक के पास होने से देश की करोड़ महिलाओं के साथ उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसके साथ ही नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई जाएगी। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे बीच में आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी और मेरे साथ मेरी बड़ी बहन मीना परमार जी और बड़ी बहन रेखा राघव जी और हजारों महिलाओं की तरफ से आज हम यहाँ पर बैठकर सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को एक विशेष स्थान देकर उनका सम्मान किया जाता है। उसके तहत 16, 17, 18 अप्रैल को महिला आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 2 दिन लोकसभा और 1 दिन राज्यसभा का रखा गया। लेकिन जो दिन हमारे 17 अप्रैल का दिन, जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय जुड़ने वाला था इतिहास में, उसकी जगह पर विपक्ष की जो कारगुजारी है, उसने उस इतिहास के नए पन्ने को काला पन्ना बनाने का काम किया। उसी के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के खिलाफ एक साजिश जो विपक्ष ने इंडी गठबंधन ने रची है, जो 70 करोड़ महिलाओं को के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। हम इतिहास को लिखना चाहते थे, महिलाओं को उनका नेतृत्व देकर भारत देश की राजनीति में 33% आरक्षण लागू करके इतिहास में आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी नई महिलाएं विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती, उसी के बीच में रोड़ा अटकाने का काम इंडी गठबंधन ने किया है। कल 17 अप्रैल को जो संसद में हुआ, वो सिर्फ एक विधेयक की हार नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को अपमानित करने का एक सोची समझी चाल थी। बेटियों के सपनों पर सीधा प्रहार था। यह वो क्षण था जो विपक्ष महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करता है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उनके प्रति सम्मान की बात सिर्फ उनके भाषण तक ही सीमित है, उनकी नीति में नहीं है। ये दोहरा चरित्र विपक्ष ने हमें दिखाने का काम किया है। और जब ये विधेयक गिराया गया तो बड़े ही मुझे एक कहते हुए भी शर्म आ रही है कि विपक्ष के जितने सांसद थे वो हंसते हुए चेहरों के साथ बाहर आए और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमारी जीत है, ये हमारी पार्टी की जीत है। और प्रियंका गांधी जी ने इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संविधान की जीत है। ये क्या मैं पूछना चाहती हूँ इंडी गठबंधन से, विपक्ष के लोगों से, आपके माध्यम से, क्या महिलाओं को अपमानित करना ही आपकी पार्टी की सोच है और आपकी जीत है? आप महिलाओं को अधिकार ना देकर उनको उनके अधिकारों से, उनके हक से वंचित करके ही संविधान की जीत बताना चाहते हैं। एक इस तरीके का दोहरा चरित्र जो जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, कई कदम पीछे हट जाते हैं। ये तो वही बात है, जब नारी चुप रहे, बेचारी रहे, आपकी वोट डाले, तब तक तो ठीक है, तब तक तो आपको प्यारी लगती है, और जब अपने अधिकारों की, अपने हक की मांग उठाए तो आपको आरी के समान लगती है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का इतिहास महिलाओं के साथ छल और देरी का किंतु परंतु नहीं, ऐसे शब्दों को
वो दोहराने का ही रहा है। 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी महिलाओं को केवल एक वोट बैंक समझा गया, एक उसको मत का प्रयोग करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन उसको नीति निर्माता करने के अधिकार से वंचित रखा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो तो आपने पहले भी इतिहास में वर्णित है, और आप सभी को पता है कि सायरा बानो केस में भी महिला पंचकुला से नागरिक अस्पताल में एक चिंताजनक मामला सामने आया, जहां आईसीयू वार्ड में एक 29 वर्ष नर्सिंग के साथ ऑफिसर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक मौत के कारण खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इसका मामला अभी भी रहस्यमय है। मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये कल शाम को हमें एक सूचना मिली थी, सेक्टर हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायर हो गई है, जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था और पेरेंट्स को बुला लिया था। तो पेरेंट्स की स्टेटमेंट के बाद हमने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है, और इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जैसी सूरत होगी नियमानुसार कानून का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में जननायक जनता पार्टी और इनसो के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके साथ ही ये मामला दिग्विजय चौटाला समेत कई लोगों को नामजद किया जा रहा है। इसका आरोप है कि विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने गया और इसके साथ ही हंगामा किया गया है। वहीं इनसो नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि वो गिरफ्तार देने के लिए तैयार है। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां पर पहुंचे। मैं सभी अपनी पार्टी की तरफ से और अपने लीडर साहबान की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आज का जो मामला है, आप सभी को जानकारी है उसके बारे में कि हमने एक कार्यक्रम किया था 7 तारीख को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, हमारे सभी इनसो के कार्यकर्ताओं ने और हमारे पार्टी के जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। आप सभी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और आप सभी ने उस कार्यक्रम को कवर भी किया था। उस कार्यक्रम में जब वो कार्यक्रम हो रहा था तो उस कार्यक्रम में बहुत सारे स्टूडेंट उस कार्यक्रम में पहुंचे थे दिग्विजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए, लेकिन जो हॉल की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा वहां पर स्टूडेंट पहुंच गए, जिस कारण से उस हॉल में कुछ कुर्सियां टूटी हैं और उन कुर्सियों को टूटने की वजह से वहां पर कुछ क्षति हुई है, कुर्सियां टूटी हैं, उसका हमें भी मलाल है। हमने यूनिवर्सिटी को कहा भी है। उस यूनिवर्सिटी कार्यक्रम को करने के लिए हमने बकायदा यूनिवर्सिटी से परमिशन ली और उस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम का हमने रेंट पे किया, उसकी सिक्योरिटी दी और जो कुर्सियां टूटी हैं उस कुर्सियों की टूटने की एवज में हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को, वाइस चांसलर को ये एक दरखास्त दी थी कि ये जो कुर्सियां टूटी हैं इसका हर्जाना भरने के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन कहीं ना कहीं राजी भी हो गया था और हमें यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप इसकी जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई कर दें, हमें उसमें कोई भी दिक्कतदारी नहीं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारी यहाँ की धरोहर है और हमारा प्रत्येक जो कुरुक्षेत्रवासी नहीं बल्कि पूरा हरियाणा और हम कुरुक्षेत्र के लोग खास करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर एक ईंट भी टूटती है तो हमें सबसे पहले तो जी आप सभी का धन्यवाद। मैं तो ये बताना चाहूंगा जी, जो सीएसओ श्री आनंद कुमार जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वो सीएसओ और प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बाद में है, वो एवीवीपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने तो सीएसओ ऑफिस को प्रदेश का एवीवीपी का कार्यालय बना रखा है, वहां से वो प्रदेश की कार्यकारिणी गठित करते हैं
एबीवीपी की पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग लेते हैं। इसके बारे में आप किसी से भी पता कर सकते हो। उन्होंने तो एबीवीपी वालों ने और बीजेपी वालों ने इस यूनिवर्सिटी को आरएसएस का अड्डा बना रखा है। मेरे पास प्रोग्राम से अगले दिन फोन आता है यूनिवर्सिटी प्रशासन के किसी कर्मचारी का, वो बोलते हैं कि आपका नेता तो हमारे खिलाफ बोले। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब ये प्रोग्राम था मैं भी स्टेज पर मौजूद थी। बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है और हॉस्टल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे। मुझे सबने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए यूनिवर्सिटी में। रही बात वहाँ पे कुर्सियाँ टूटने की, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। वो किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अदरवाइज ऐसा बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत गलत की गई है जो भी हमारे साथ की है इन्होंने। कुर्सियां टूटने वाली बात रही, उसका किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये घटना हो जाएगी। तो इस चीज का तो आरोप मुझे लगता है कि ये गलत है। रही बात लड़कियों की, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे नहीं लगता अगर लड़की के साथ छेड़खानी हुई है तो लड़की चुप बैठेगी। अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है वो वही आवाज उठाती। लड़कियां आज के टाइम में दबने वाली नहीं है। सभी को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से ये प्रकरण, चाहे जीजेयू की बात करूं और चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, इससे एक बात तो बड़ी क्लियर होती है कि सरकार और प्रशासन और खास तौर पे जो भाजपा की स्टूडेंट विंग है, दिग्विजय जी के आने से कहीं ना कहीं बौखलाहट, और वो बौखलाहट सीधी मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है, जिसका रिजल्ट हमारे साथियों को और हमारे नेताओं को हिसार में भी भुगतना पड़ा और यहाँ भी। जिस प्रकार से आरोप लगाए गए कि 3 गमले टूट गए, यहाँ कुर्सियां टूट गई और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, और इस नुकसान के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मैं जो भी अथॉरिटी है जो ये निर्धारित करती। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जहां भिवानी में कांग्रेस नेता बलवीर सरो ने भाजपा पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, उनका कहना है कि 2023 में पास हुआ बिल अब तक लागू नहीं हुआ गया है, जिसके साथ ही भाजपा इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को गुमराह कर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम बलवीर सरोवा है और मैं जीएम स्टील अथॉरिटी से रिटायर्ड हूँ और भिवानी कांग्रेस शहरी का कोषाध्यक्ष हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो बीजेपी सरकार द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध में जो है कांग्रेस ने, अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल के विरोध में वोट किया है, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि महिला आरक्षण बिल तो जो है सितंबर 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है और उस टाइम इन्होंने बहाना मारा था कि भाई ये 2029 में लागू होगा। पहले 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद प्रीशिमन आएगा और उसके बाद जो है ये बिल लागू होगा। लेकिन इन्होंने अभी जो है 16 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन दिया है। अचानक से नोटिफिकेशन करने में इनको 2.5 साल लग गए और वो जो है जनगणना की वो बात अभी वो चली गई। ये प्रीशिमन जो है 2011 के जो जनगणना के बेस पे इसको प्रीशिमन को लागू करना चाह रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है कि भाई हमारा जो जनगणना है हर 10 साल में एक बार होनी चाहिए, तो 2011 लास्ट हुई थी, उसके बाद से 2021 में होनी थी। 2021 में कोरोना आ गया, तो उसके बाद कोरोना गए भी 4-5 साल हो गए, तो अभी देख लो 2026 आ गया, अभी तक जनगणना शुरू नहीं हुई है। तो जनगणना, इनको पहले जनगणना करानी चाहिए, उसके बाद प्रीशिमन आना चाहिए, उसके बाद इनको जो है ये इमीडिएट जो है जो महिला आरक्षण बिल इमीडिएट लागू करना चाहिए। ओपोजिशन ने तो उस टाइम भी डिमांड की थी, भाई जो आप जो है महिला आरक्षण बिल आप आज से ही लागू करो ना, 543 सीटों पे करो। अभी ये प्रीशिमन का बोल रहे हैं कि भाई 850 सीटें हो जाएंगी। मैं ये पूछता हूँ कि ये बताइए कि ये 850 सीटें ये किस बेसिस पे? जनगणना आपके पास है नहीं। प्रीशिमन के लिए जो कमेटी बनती है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, वो चेयरमैन होता है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसका नॉमिनेटेड जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो मेंबर होता है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एक मेंबर होता है। तो ये जो कमेटी बनी नहीं, ऋषिमन के किस बेसिस पे ला रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं? ऐसे में सरकार कहना है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी या विपक्ष के द्वारा, तमाम विपक्ष के द्वारा महिलाओं का 50% हक छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप ये बताइए कि महिलाओं का, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 50%, उन्होंने दिया 33%, और जो 2023 में आया था वो इमीडिएट क्यों नहीं लागू किया? ये बताओ। 543 सीटों पे लागू होना चाहिए, इमीडिएट लागू करना चाहिए। वो 2029 की बात कर रहे हैं। भाई आप 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं लागू किया? 543 सीटों पे उसी टाइम लागू करना चाहिए था। 33% आप बोल दे रहे हैं, वो 50% की बात करें तो 50% देना चाहिए था, क्यों 50% नहीं दिया? भाई आधी आबादी तो 50% देना चाहिए था। 33% वो भी बोले कि 2029 में देंगे, क्यों 2024 में लागू नहीं किया? और जिस तरह से देश में लोग पूरे देश में बात करें, बीजेपी पार्टी लगातार हावी है विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर के, तो क्या नहीं लगता? नहीं, बीजेपी जो भ्रम फैला रही है, बीजेपी जो है सिर्फ भ्रम फैला रही है और वाहवाही लूटना चाह रही सिर्फ कि महिला के ऊपर की उनको जो है महिला की सहानुभूति चाहिए। महिला को वो आरक्षण देना नहीं चाहती, देना चाहती होती तो 2024 में दे देते। 2029 का नाम लिया, 2029 में इन्होंने बहाना लगाया कि 2026 में जनगणना होगी। जनगणना का वो अभी कोई लेना नहीं आता, पता नहीं है। जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आएगा, उसके बाद लागू करेंगे। अभी जो है ये बोल रहे, उस टाइम बोले कि 2026 के जनगणना के बेस पे करेंगे, अभी ये जो लागू करना चाह रहे हैं 2011 की जनगणना के बेस पे। आप 2011 से 2026 तक 15 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी? अभी एक्चुअल स्टेटस तो तब आएगा ना 2026 की, भाई जनगणना हो जाए तब पता लगेगा कितनी जनसंख्या है। कहने लगता सरकार कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में जो चुनाव हो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस तरह की। बिल्कुल, देखो ये राज्यों में जो इलेक्शन है इसमें सिर्फ ये जो है महिलाओं के प्रति ये दिखा के कि उनका वो खाली वोट लेना चाहती है, इनको वो महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी आपको पता होगा ये हमारा जो संघीय ढांचा है उसको भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 850 सीटें कैसे आई? जैसे नॉर्थ में जो है जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है, तो साउथ में कम सीटें आएंगी। इसलिए जो है साउथ में बीजेपी का है नहीं, बेस नहीं है, नॉर्थ में बेस है, इसलिए ये लाना चाह रहे थे 2011 की जनगणना के बेस पे। राहुल गांधी ये भी कह रहे कि अगर परिसीमन होता है तो बिल आता तो कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान। बिल्कुल, ये संघीय ढांचा को भी खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हार्म है, बहुत बड़ा इसके ऊपर ये जो है उसको संविधान को भी खत्म करने की कोशिश है बीजेपी। चंडीगढ़ पुलिस को आज एक नई बाइकें मिलने जा रही हैं, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। चीफ सेक्रेटरी के इन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन बाइकों को खास तौर पर हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में पुलिस टीम महज के साथ कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचे। नई बाइकों में शामिल होने से पुलिस का बड़ा मजबूत और होगा, जिसके साथ ही अपराध पर नियंत्रण की मदद की जाएगी। जो मोटरसाइकिल चंडीगढ़ पुलिस के लिए आज फ्लैग ऑफ किया गया, उसमें 25 जो टीवीएस अपाचे के बाइक हैं, 20 होंडा एक्टिवा स्कूटर्स हैं और 5 रॉयल एनफील्ड के हैं। उसके साथ ही 3 जो हमारे जो रिकवरी वैन और उसके साथ ही 2 विजन व्हीकल्स को भी यहाँ लॉन्च किया गया है। ये चंडीगढ़ पुलिस को अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक को अच्छे से उसको एनफोर्स करने के लिए सहायता करेगा। सो ओवरऑल इसके लिए 1.48 करोड़ रुपीस स्पेंड करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को और सशक्त बनाने के लिए, सो दैट यहाँ के ट्रैफिक की जो रखरखाव उसके साथ ही
और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सहायता देने के लिए इसको यहाँ आज समर्पित किया जा रहा है। सर चंडीगढ़ पुलिस लगातार एक्टिव हो रही है, लेकिन ड्रग्स की यदि बात करें तो जॉम्बी ड्रग्स के कुछ मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं शहर में। इस तरफ कुछ सोच रहा है प्रशासन के बचाया जाए लोगों को? ये सबसे खुशी की बात है कि चंडीगढ़ पुलिस हमारे देश में ही एक है ना अति दक्ष और है ना समर्पित पुलिस फोर्स है। यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के और या क्राइम के कोई भी हम लोग यहाँ पहलू देखेंगे, देश में ही अत्यंत अच्छा उसका प्रदर्शन है। और उसके साथ ही यहाँ ड्रग का मेनेस यहाँ इस एरिया में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में उसका कार यहाँ है। ये एक सबके लिए, सारे हमारे है ना यहाँ के सभी राज्यों के लिए इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक चुनौती है। मैं इसको एक निपटारा करने के लिए जनता की, सबकी जो है खास तौर पर बच्चों की, यूथ की, पेरेंट्स की और यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं सबके मैं सहयोग मांगता हूँ, क्योंकि ऐसे एक मिनेस को ख़त्म करने के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर मोहल्ले में इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये चुनौती सबकी है। चंडीगढ़ पुलिस इस दिशा में कार्यरत है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करती है। किसी भी क्षेत्र में हो, ड्रग्स हो या अन्य किसी भी क्षेत्र हो, हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और इस दिशा में हम लोग और चुस्त दुरुस्ती से, सशक्ति से उसको निपटारा करने के लिए कार्य करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस की इको फ्रेंडली पॉलिसी कब आएगी? कारण ये है कि 25 मोटरसाइकिलें पेट्रोल वाले हैं, इससे पहले गाड़ियां आई वो पेट्रोल डीजल पे। केंद्र सरकार कहती है कि इको फ्रेंडली हो, ईवी व्हीकल्स हो, उनको यूज करना चाहिए, तो वो कब आएगा? सीटीयू भी ईवी पे आ गई अब तो। चंडीगढ़ सारे देश में ईवी पॉलिसी, ईवी जो अडॉप्शन में भी, ईवी व्हीकल्स अडॉप्शन में नंबर 1 स्थान पर हैं। ये सही बात है कि चंडीगढ़ पुलिस भी उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो जिस व्हीकल्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम ज़रूरत के हिसाब से मुहैया करते हैं, बट इसमें ईवी का कंपोनेंट भी होना चाहिए। सो उस क्षेत्र में भी चंडीगढ़ पुलिस सबसे आगे होनी चाहिए, मेरा मानना है। और अब उस दिशा में काम आगे बढ़ाएंगे। सर, डेमोलिशन ड्राइव को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ काउंसलर्स या फिर कुछ लीडर जो हैं वो इसका अपोज करते नजर आ रहे हैं? सबसे पहली बात है कि चंडीगढ़ एक इतना ब्यूटीफुल शहर है, इतना सुंदर शहर, देश में भी है ना अच्छे प्लान्ड सिटी में आता है और हर पहलू में सबसे आगे है, मॉडल सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है। अगर इसको बरकरार रखने के लिए, इस खूबियत को बरकरार रखने के लिए सब सिटीजन की यहाँ कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबको उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में अगर करने से कानूनी कार्रवाई जायज़ है। आप सब लोग वाकिफ हैं, माननीय यहाँ के जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 2021 में, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है प्रशासन को आदेश है कि उसको तोड़ने के। और मैं तो मानता हूँ कि पहले जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस ना करें। जो हाई कोर्ट के आदेश हैं, जो प्रशासन को जितना वो कार्य उसको ऊपर करना है, उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ उसकी ड्यूटी बनती है इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया उसकी जिम्मेदारी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।